हेलो लर्नर्स, वेलकम टू IAS मैराथन एंड हियर आई एम बैक विद अ न्यू लेसन। गाइस, ये है आपका पार्ट थर्ड सेंटर स्टेट का। सेंटर स्टेट के रिलेशंस पढ़ रहे हैं हम। इसके पहले हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पढ़े थे लास्ट लेसन में। उसके पहले हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस पढ़े थे, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर सच। यस। तो इन सेंटर और स्टेट के बीच में पावर किस तरीके से डिवाइड की गई है, डिस्ट्रीब्यूट की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आप सबको यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट। सो इस वाले लेसन में हमको देखना है फाइनेंशियल रिलेशंस, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबकी नजरें रहती है फाइनेंशियल रिलेशंस पे, ठीक है। एंड बहुत सी चीज़ों का ये बेसिकली डिबेट भी है, डिबेटेबल भी है। एंड कॉन्फ्लिक्ट का बहुत ही सॉफ्ट एरिया बोल सकते हैं हम, क्योंकि फाइनेंशियली अगर हम देखें तो सेंटर स्टेट के बीच में टग ऑफ वॉर रहता ही है, राइट। सो आर्टिकल 268 से 293 तक, 293 तक हम फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब पहला जो है वो है आपका एस्पेक्ट, अलोकेशन ऑफ द टैक्सिंग पावर, यानी कि सेंटर कौन कौन से एस्पेक्ट्स पे, सब्जेक्ट्स पे टैक्स लगा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से एस्पेक्ट पे टैक्स लगा सकती है। सो देखो, पहला, पार्लियामेंट जो है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है। वो कोई भी बेसिकली यूनियन लिस्ट के 13 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इन पर जो है टैक्स लगा सकते हैं, राइट। अब उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो स्टेट लिस्ट की जो 18 यहाँ पर एंट्रीज हैं, एक्चुअली एंट्री सब्जेक्ट्स पर क्या कर सकती है, टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देर आर नो टैक्स एंट्रीज ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके अंदर, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में जिसके अंदर टैक्स लगाया जाए। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है इज नॉट अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू द टैक्स लेजिस्लेशन, सिंपल सी बात। लेकिन अब यहाँ पर एक बात समझो बहुत ध्यान से, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, आपको पता है, वो GST था 2016 में, राइट। अब इसने क्या किया, इसने एक स्पेशल प्रोविजन बनाया, और वो स्पेशल प्रोविजन था गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिलेटेड, आपको सबको पता है। अब ये जो अमेंडमेंट था ना, उसमें ये पावर कॉन्करेंट रखी गई अपॉन द पार्लियामेंट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, कि वो जो है लॉज बना सकें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड। उसके अलावा जो रेसिड्यूरी पावर है, जो मैंने आपको पहले ही लेसन में समझा दिया है, रेसिड्यूरी पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जो कोई सी भी लिस्ट के अंदर इन्यूमरेटेड नहीं है वो, ठीक है। और जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे जो पार्लियामेंट है वो गिफ्ट टैक्स लगा सकती है, वेल्थ टैक्स लगा सकती है, एक्सपेंडिचर टैक्स। गिफ्ट टैक्स एक्सपेंसिव चीज़ों पे ही लगता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूँ, बहुत आसानी से समझ लेना, ठीक है। मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप इसको रिवाइज करना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा आराम से, राइट। देखो समझो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर ऑफ लेवी, कलेक्ट एंड जो आपका बेसिकली ये दो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कौन सी गवर्नमेंट इम्पोज करेगी, यानी कि कौन सी गवर्नमेंट लेवी जो चार्ज करेगी, कलेक्ट कौन सी गवर्नमेंट करेगी, ये सब बात, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। लेवी कौन सी गवर्नमेंट, मान लो कोई टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है, बट उसको कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट करती है। फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लेवी कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। तो लेवी एंड कलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो आपको यहाँ पे समझने हैं। डिफरेंट टैक्सेस हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वाला जो पैटर्न है, प्रोसेस है, वो चेंज होगा, राइट। यहाँ पर एक एग्जांपल समझो, जैसे कि इनकम टैक्स है। अब इनकम टैक्स जो है वो लेवी और कलेक्ट दोनों ही सेंटर के द्वारा किए जाते हैं, बट इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेंटर एंड स्टेट दोनों के बीच में होता है, ठीक है। कौन सा बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की। अब सेल टैक्स की बात करो, आप सेल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, कलेक्ट भी वही करती है। अब वो क्या बांटेगी, क्या सेंटर के साथ, बिल्कुल नहीं बांटेगा। तो यहाँ पर कुछ कुछ एक्सक्लूसिव भी है, कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव है, शेयर तो करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर एक बात सुनो, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो देखो यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं स्टेट गवर्नमेंट पर कॉन्स्टिट्यूशन ने। और वो क्या है, देखो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो टैक्स लगा सकती है प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स, एम्प्लॉयमेंट, इन सब पर। लेकिन उनका जो टोटल अमाउंट होगा ना, वो 2,500 पर साल पर एनम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन तरह के टैक्सेस पे। अब ये 2,500 हमेशा से ऐसा नहीं था, इसको 60, पहले 250 रुपीज़ था ये। फिर बाद में जो आपके 60th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने इसको बढ़ा करके 2,500 पर एनम कर दिया, राइट। यस। सेकेंड एक्सेप्शन क्या है, यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन है स्टेट गवर्नमेंट पे, वो ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के कुछ सर्टेन एरियाज पर टैक्स नहीं लगा सकती। वो क्या केसेस है या फिर एस्पेक्ट्स है, वो ये है, पहला, अगर सप्लाई और ट्रेड
आउटसाइड द स्टेट हो रहा हो, ठीक है, यानी कि स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर, स्टेट की टेरिटरी से बाहर, तब जो है वो टैक्स नहीं लगा सकते। सेकंड, जहाँ पर सप्लाई जो है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए हो रहा हो, ठीक है, यानी कि ये तो नेशन की बात आ गई, ठीक है, तो स्टेट की लीग से बाहर है ये सब, तो यहाँ पर स्टेट जो है वो टैक्स नहीं लगा सकते। सो इस केस में कौन लगाएगा भैया टैक्स? पार्लियामेंट लगाएगी, बिल्कुल। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, उसको आपको समझना पड़ेगा। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन एंड उसकी सेल पर टैक्स लगा सकती है, लेकिन किन किन जगह पर ये टैक्स अप्लाई नहीं होगा, वो है कि जब सेंटर कंज्यूम करे, या फिर सेंटर को जब इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड की जाएगी बाय द डिस्कॉम, ठीक है, समझ गए आप? देखो, अगर मान लीजिए सेंटर का कोई ऑफिस है स्टेट के अंदर, वहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है तो वो टैक्स फ्री होगी। अपन के घर पे जो आती है उसमें टैक्स इंक्लूड होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, राइट। सेकंड क्या कंडीशन है? सेकंड है कि जब इलेक्ट्रिसिटी कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रेलवे के ऑपरेशन के लिए कंज्यूम की जाए, जो कि सेंटर करता है, बिल्कुल, ठीक है। और ऐसी रेलवे कंपनी जो बेसिकली, या फिर रेलवे कंपनी जिसको सेंटर को इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड की गई हो, ठीक है, बाय द डिस्कॉम्स, और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, तो अगर सेल की जाएगी या फिर कंज्यूम की जाएगी सेंटर या रेलवेज के द्वारा, तो वो टैक्स फ्री होगी, टैक्स नहीं लगा सकती स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर एक ट्रिक देखो, ट्रिक क्या बेसिकली प्रोविजन किया गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कोई भी पानी या फिर इलेक्ट्रिसिटी की जो बेसिकली एस्पेक्ट है वहाँ पर टैक्स लगा सकती है, मतलब स्टोर करने में, जनरेट करने में, कंज्यूम करने या डिस्ट्रीब्यूट करने में या सेल करने में, भले ही उसको इस्टेब्लिश किया गया हो पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। किस किस वजह से कर सकती है? जब वो एस्पेक्ट हो इंटर स्टेट रिवर या फिर रिवर वैली को बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, ठीक है, उस जगह स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो टैक्स लगा सकती है। बट यहाँ पर एक चेंज है, और वो क्या है? ये है कि यहाँ पर ये जो लॉ बनेगा, जब टैक्स इम्पोज करना होगा तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन और उसका असेंट ज़रूरी है, राइट। तो यानी कि अगर जब भी ये लॉ बनेगा टैक्स इम्पोजिशन का इन एस्पेक्ट में, तो प्रेसिडेंट कंसेंट के लिए इसको रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, और असेंट मिलने के बाद ये इफेक्ट में आएगा। अब अभी तक हमने पढ़ा कि क्या किस तरीके से टैक्स लेवी किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज़ है, टैक्स कलेक्ट कर लिया हमने, बिल्कुल। अब उसको डिवाइड कैसे किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, तो यहाँ पर दो अमेंडमेंट आपको याद रखना है। पहला अमेंडमेंट आता है आपका 80th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2000 में आया था। आपको अगर अमेंडमेंट कभी भी याद करना है तो उसका एक सिंपल तरीका है, गवर्नमेंट याद कर लो, गवर्नमेंट किस पार्टी की थी। यस, यस, तो वो ज़्यादा आपके लिए एक इजी रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आप अटल जी की, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के बारे में सोच सकते हैं। 80th अमेंडमेंट एक आया था उनके टाइम पे, एंड 101st आया था आपके अमेंडमेंट 2016 में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट। अब इसने जो डिस्ट्रीब्यूशन की पावर है बेसिकली, वो डिस्ट्रीब्यूशन इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए। 80th अमेंडमेंट में कि क्यों लाया गया था? ताकि 10th फाइनेंस कमीशन, राइट, 10th फाइनेंस कमीशन को उसकी इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंडेशंस को इनेक्ट करने के लिए। अब 10th फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि जो बेसिकली टोटल इनकम जो आएगी, इनकम से, सेंट्रल टैक्सेस से, ड्यूटी से, उसका 29% जो है वो दे दिया जाएगा किसको? स्टेट्स को, ठीक है, जिसको बोला गया उस टाइम पे अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन, राइट, अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन, जो कि 1996 से ही रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि अगर 1996 के पहले ट्रांजेक्शन है तो आपको वो तभी से उसमें इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस वाले एक्ट ने, अमेंडमेंट ने, एक्चुअली एक्ट ने, अमेंडमेंट ने कुछ जो सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज थी, जैसे कि आपके कॉरपोरेट टैक्स या फिर कस्टम टैक्स, ठीक है, उसने इनकम टैक्स के बराबर ला करके इनको खड़ा कर दिया, ठीक है। और यस, एज फार एज देयर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट कि किस तरीके से शेयर किए जाएंगे स्टेट के साथ, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंस दिया गया आफ्टर दी ये वाला जो अमेंडमेंट आया, 80th अमेंडमेंट। अब 101st अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, जीएसटी के बारे में, तो स्टेट और सेंटर के बारे में दोनों को पावर है लॉ बनाने की। सेकंड, यहाँ पर बात करते हैं कि जीएसटी ने काफ़ी सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट
इम्पोज कर दी थी उसको हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। और ये क्यों किया गया? इसका इंटेंशन सिर्फ यही था कि जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट यानी कि कोई सब्जेक्ट है अगर उस पर स्टेट भी टैक्स लगाएगी, फिर उस पर सेंट्रल लगाएगी, फिर से टैक्स लगाएगी बेसिकली, फिर सेस लगेंगे, तो बहुत ज़्यादा जो है कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था। ठीक है, सो जो कॉमन नेशनल मार्केट है किन के लिए, गुड्स एंड सर्विस के, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और जो है कैस्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया जाए। ठीक है, इसलिए जो है जीएसटी जो आपके है जो लाया गया। अब आपको ये समझना है कि कौन कौन से एक्ट जो था इनडायरेक्ट टैक्सेस इसके अंदर सब्स्यूम कर गए। पहला था आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो कि स्पेसिफिकली देनी होती थी जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। ठीक है, उसका बाद आता है एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज, राइट। देन एक्साइज ड्यूटीज लेविड अंडर द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट 1955। उसके बाद सर्विस टैक्स, ये भी हटा दिया, है ना। आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाएं, आपको सर्विस टैक्स नहीं चार्ज करना पड़ेगा, बट जीएसटी देना पड़ेगा। नेक्स्ट, एडिशनल कस्टम ड्यूटी कॉमनली नॉन एज काउंटरवेलिंग ड्यूटी। उसका बाद आता है आपका स्पेशल एडिशनल ड्यूटी और ऑफ कस्टम्स। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल सरचार्ज एंड सेज सो फॉर दे आर रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि टोटली हटा नहीं दिए गए हैं, से सेंट्रल से एक्सेस रहेंगे, स्टेट की जो सरचार्जेस है वो रहेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज आर सब्स्यूम्ड अंडर द जीएसटी, राइट। स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, जो ठीक है सेल्स टैक्स जिसको हम बोलते हैं, उसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स, राइट। सेंट्रल सेल्स टैक्स वो भी इसके अंदर आ गया, राइट। फिर आपका अगर हम देखें तो लग्जरी टैक्स हुआ, जो है लॉटरी वगैरह पे जो टैक्स लगते थे, ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय यानी कि नगर शुल्क, देन एंट्री टैक्स, ये सब स्टेट सरचार्जेस है, ये सब जो है सब्स्यूम कर दिए गए जीएसटी। यस, एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात याद रखें कि जो सर्विस टैक्स था उसको सेंटर इम्पोज करती थी, लेवी करती थी, बट उसको कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट कौन करता था? सेंटर एंड स्टेट दोनों। ठीक, अब ये अमेंडमेंट हो गया, अभी हमने दो अमेंडमेंट्स की बात करी, 80th एंड 101st। अब इनके बाद आज क्या प्रेजेंट कंडीशन है वो देखो आप। प्रेजेंट कंडीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखनी है। ठीक, पहला कि ऐसे टैक्सेस जो लेवी तो सेंटर करती है, बट उसको कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट कौन करते हैं? आपके स्टेट्स। ठीक, सो ये कौन सी कैटेगरी है बेसिकली, अब मैंने बताया कि इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। स्टैंप ड्यूटीज, मान लीजिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, चेक्स, प्रोमिसरी नोट्स, और जो इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, जब आप शेयर ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है। एंड अदर्स, ये इस वाली कैटेगरी की जो है वो सेंटर इम्पोज करती है, लेवी करती हैं, बट उसको कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट कौन करते हैं? स्टेट्स। ठीक है, सो द प्रोसीड ऑफ दिस ड्यूटीज लेविड विद इन एनी स्टेट within any state do not form a part of consolidated fund of India but are assigned to the state। ठीक है, तो उसको खजाने में नहीं आता है वो बेसिकली, जो सेंट्रल का है, लेकिन ये स्टेट स्टेट के पास चला जाता है डायरेक्टली। सेकंड, ऐसे टैक्सेस जिसको बेसिकली लेवी एंड कलेक्ट सेंटर करता है, बट असाइन किसको किया जाता है? वो स्टेट्स को मिलता किसको है? 269 के अंदर ही है। अब इसके अंदर कौन कौन सी टैक्सेस आते हैं? पहला, टैक्स ऑन सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स के खरीदने और बेचने पर, लेकिन इसके अंदर न्यूज़पेपर नहीं है, न्यूज़पेपर सारे टोटली जो है आपके वो है टैक्स फ्री होते हैं इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, नेक्स्ट इंटर स्टेट की बात कर रहा हूँ, इंटर स्टेट की। ठीक, सेकंड आता है आपका टैक्सेस ऑन कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था जब इंटर स्टेट की बात आती है तब स्टेट गवर्नमेंट की पावर नहीं है, ये आपके पार्लियामेंट की पावर है, राइट। सो इसको कलेक्ट एंड लेवी कौन करता है? सेंटर। ये भी सेम जो हमने पहला एस्पेक्ट किया, ये भी कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनता, एंड दे आर डायरेक्टली असाइन टू द स्टेट्स। अब बात करेंगे हम सी पॉइंट की, जिसके अंदर है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी की बात करते हैं जब इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करेंगे, जो ये आर्टिकल है 269A, जो 101st अमेंडमेंट के टाइम पर ऐड किया गया आर्टिकल 269 के अंदर। देखो, जीएसटी जो है ना उसको लेवी एंड कलेक्ट कौन करता है? सेंटर, है ना। लेकिन ये डिवाइड किस किस के बीच में होता है? ये होता है आपके सेंटर एंड स्टेट। हम बात कर रहे हैं इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की, याद रखना, फिर आप बाद में बोलो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की। ठीक है, अब ठीक है, तो डिवाइड किस किस के बीच में होगा? सेंटर एंड स्टेट के बीच में। कैसे, किस रेशियो में? उस रेशियो में जिस रेशियो को बेसिकली जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी पार्लियामेंट को। ठीक है, उस रेशियो में जीएसटी काउंसिल आप सबको पता है, जिसके अंदर सेंट्रल का भी पार्टिसिपेशन रहता है। और यस, फर्दर
जो पार्लियामेंट है वो बेसिकली प्रिंसिपल्स बना सकती हैं सप्लाई से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड, इंटर स्टेट के मामले में, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे वो टैक्सेस जो लेवी एंड कलेक्ट कौन करता है, सेंटर, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सेंटर एंड स्टेट के बीच में। अब ऐसे कौन सा टैक्स है, ये आर्टिकल 270 की हम बात कर रहे हैं। इस कैटेगरी में ना, यानी कि जिसको कौन लगाता है, सेंटर, ठीक, और कलेक्ट भी सेंटर ही करता है। कलेक्शन करने में क्या दिक्कत है, कलेक्शन करने में ये दिक्कत है सर एंड मैम, क्योंकि उसमें कॉस्ट आती है, ठीक है, राइट। सो स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो 270 आर्टिकल है ये। अब इसके अंदर आप एक बात याद रखो, इसके अंदर वो सब आएंगे जो यूनियन लिस्ट के अंदर है, ठीक है, वो सब आएंगे जो यूनियन लिस्ट के अंदर है, टैक्स एंड ड्यूटीज। लेकिन इसके एक्सेप्शन से क्या, पहला आपका जो 268, 269 एंड 269A जो है अभी हमने डिस्कस किया, उन पे जो लगने वाले टैक्सेस एंड ड्यूटीज इसके अंदर नहीं आएंगे। सेकेंड, सरचार्जेस ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज जो आर्टिकल 271 में है, जो हम डिस्कस करेंगे अब। नेक्स्ट, ऐसे कोई भी सेस जो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया हो, जैसे स्वच्छ भारत सेस हुआ, है ना, और आपके बहुत से सेस हैं। अब इन चीज़ का ये जो नेट प्रोसीड्स आएंगी टैक्सेस की, ड्यूटीज़ की, उसको किस मैनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये प्रिस्क्राइब करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी वाला। और डी प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे ऐसा करेगा। अब बात करेंगे आर्टिकल 271 की, जिसके अंदर आस्पेक्ट्स हैं सरचार्जेस की। कुछ कुछ टैक्सेस और ड्यूटीज ऐसे होते हैं जिन पे सरचार्ज भी लगाया जाता है। सरचार्ज मतलब क्या होता है, सरचार्ज का मतलब सिर्फ इतना होता है, टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि टैक्स लग गया, अब उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज जो कि लॉ के अंदर है, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, लगाती हैं, तो उसके अंदर मेंशन होता है कि इतना परसेंट हम टैक्स पे ये लेंगे, ठीक है। सरचार्ज वो स्पेसिफिक के लिए होता है। पार्लियामेंट जो है वो कभी भी लगा सकती है सरचार्जेस, जो कि हम किन किन पे, उन टैक्स एंड ड्यूटीज़ पे जो आर्टिकल 269 एंड 270 के अंदर मेंशन है, अभी हमने डिस्कस किया। अब ये जो प्रोसीज है ना सरचार्जेस की, वो सेंटर के पास ही रहती है एक्सक्लूसिवली, यानी कि क्या, ये जो सरचार्जेस होंगे टैक्सेस पे लगाए जाने वाले, ड्यूटीज़ पे लगाए जाने, वो शेयर नहीं होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर ही रखता है एक्सक्लूसिव पावर्स है उसकी। लेकिन एक बात याद रखना, जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो सरचार्जेस से एग्जेम्प्ट है, यानी कि जीएसटी पर जो है आप सरचार्ज नहीं लगा सकते, ठीक है, ये लॉ के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट आता है टैक्सेस लेवीज लेविड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट्स, यानी कि सब सब करता धरता कौन है, आपके स्टेट। अब स्टेट जब भी कर सकता है जब वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हो, यानी हमने डिस्कस किया था कि 18 ऐसे नंबर सब्जेक्ट्स हैं जिन पे स्टेट जो है वो टैक्स लगा सकता है। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, पहला है आपका लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, फिर एग्रीकल्चरल इनकम, फिर जो टैक्स लगता है, ठीक है। ये सब स्टेट लिस्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर स्टेट इम्पोज करता है, लेवी करता है, कलेक्ट करता है, रिटेन करता है। फिर आता है वो ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट टू सक्सेशन टू एग्रीकल्चरल लैंड, फिर एस्टेट ड्यूटी एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड, फिर टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। देखो एग्रीकल्चर में इंडिया में जो है आईटी नहीं लगता, ठीक है, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता उस पर। फिर आता है आपका टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स, फिर आपके अल्कोहलिक लिक्कर वगैरह, ठीक है, इन सब पे लगता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी के सेल एंड कंजम्पशन पर, है ना। उसके अलावा जो पेट्रोलियम क्रूड और हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्पिरिट है, उन सब पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, जो कि स्टेट, और ये सब जो है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि स्टेट इसके जो 18 यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर स्टेट ही जो है लेवी करता है, कलेक्ट करता है, रिटेन करता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं जिस पे बेसिकली उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यूज, अब देखो आपको जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते क्या है, यानी कि जो टैक्स के थ्रू नहीं आए, यानी कि रेवेन्यू तो जनरेट हुआ है लेकिन वो टैक्स के थ्रू नहीं जनरेट हुआ है। तो सेंटर स्टेट के पास ऐसे क्या क्या सोर्सेज है, सेंटर के पास तो है पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है, उसके अलावा रेलवेज, हालांकि घाटे में ही चलती है, उसके अलावा बैंकिंग, देन ब्रॉडकास्टिंग, कोइनेज एंड करेंसी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेज होते हैं वो, एस्चीट एंड लैब्स, एस्चीट एंड लैब्स, ठीक है, उसके अलावा जो आपके अदर्स हैं। तो ये सब जो है वो आपके सेंटर का नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं, ये इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है स्टेट, स्टेट कौन कौन से मेजर नॉन सोर्स रेवेन्यूज हैं, फर्स्ट इरिगेशन, ठीक है, सेकंड फॉरेस्ट, थर्ड फिशरीज, फिर उसके बाद स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, एस्टेट एंड लैब्स। अब
यहाँ पर देखो दोनों में आपको एक चीज़ कॉमन लगी होगी, वो है एस्चीट एंड लैप्स। एस्चीट एंड लैप्स यानी कि देखो एक चीज़ तो होती है आपकी कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसका होम है या कोई प्रॉपर्टी है, लैंड है, प्लॉट है, उसकी डेथ हो जाती है, कोई लीगल हायर नहीं है, तो उसको स्टेट जो है प्रोक्योर कर लेती है। ठीक। अब यहाँ पर आप एक बात है देखो कि जो ये स्टेट की प्रॉपर्टी है, सेंटर की प्रॉपर्टी है और स्टेट की प्रॉपर्टी है, ये आपको हम चैप्टर जब 67 पढ़ेंगे उसके अंदर बताऊंगा मैं आपको कि सेंटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और स्टेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। उन पे ही जो है ये आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक सोर्स माना जाता है। उसके अलावा और क्या सोर्सेज हैं रेवेन्यू के स्टेट्स के पास, तो वो है ग्रांट्स इन एड जो सेंटर देती है। ये दो तरीके की होती है। पहली पहली होती है आपकी ग्रांट स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, सेकंड होती है आपकी डिस्क्रिशनरी। तो स्टैट्यूटरी ग्रांट तो बाकायदा मेंशन है आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि पार्लियामेंट को जो है इस जो है स्टेट्स को ग्रांट्स देने के लिए लॉ बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और एम्पावर करती है बेसिकली। लेकिन किनको दिया जाएगा ये वाला, ये बात याद रखना, ये उनको दिया जाएगा जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, सभी स्टेट्स को नहीं दिया जाएगा, राइट। उसके अलावा डिफरेंट फैक्टर्स भी हैं, डिफरेंट सम्स भी हैं, जिनके अलावा जो ये रेवेन्यूज़ हैं, ग्रांट्स हैं, स्टेट्यूटरी ग्रांट्स, वो डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग दी जाएंगी। और दी सम्स आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हर साल दिया जाता है। अब इस वाले ग्रांट के अलावा स्टेट्यूटरी की हम बात कर रहे हैं, ये तो जनरल प्रोविजन हुआ। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ग्रांट्स भी दी जाती है, जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की वेलफेयर के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, है ना। और या फिर जो लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इन एरियाज़ में, शेड्यूल एरियाज़ में, उनको बूस्ट करने के लिए, रेज करने के लिए, जैसे कि आपके असम वहाँ पर होता है। ठीक। अब ये स्टेट्यूटरी ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275 आर गिवन टू द स्टेट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन ही तो रिकमेंड करेगा, और कौन करेगा। डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 282 की हम जब बात करते हैं तब हम बात करेंगे डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स की। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिशनरी ग्रांट। अब डिस्क्रिशनरी आप अपने आप में सोचो, डिस्क्रिशन अपनी मर्जी से। ठीक। आर्टिकल 282 के अंदर मेंशन है सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में बेसिकली कुछ पब्लिक पर्पसेस के लिए ये दिए जाते हैं सेंटर द्वारा। अब ये कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से बंधे हुए नहीं है, या फिर कोई लॉ कहता हो तब देते हैं, नहीं। इस प्रोविजन के अंदर सेंटर जो है वो स्टेट को ग्रांट देता है और डिस्क्रिशनरी देता है, यानी कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बस डिस्क्रिशन है। देखिए, अब इसके बेसिकली दो पर्पस हो सकते हैं, टू फोल्ड पर्पसेस हम कहते हैं। पहला कि जो स्टेट फाइनेंशियल कंडीशन से बेसिकली सिक हैं, कमज़ोर हैं, वीक हैं, उनको अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, फुलफिल करने के लिए ये वाली ग्रांट्स दी जाती है। सेकंड, जो सेंटर के प्लान्स हैं, नेशनल प्लान्स हैं, और उनको इन्फ्लुएंस करें ताकि स्टेट एक्शन को कोऑर्डिनेट कर सकें, नेशनल प्लान से बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो स्टेट एंड सेंटर के बीच में कोहेरेंस रहे इन रिलेशन टू द इफेक्चुएशन ऑफ द नेशनल प्लान, तो ये लेवरेज के लिए दिया जाता है बाय द सेंटर। नेक्स्ट ग्रांट्स की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तीसरी टाइप की ग्रांट्स इन एड की बात करती है, जो कि टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। अब ये जो प्रोविज़न है ना, वो बनाई गई हैं कुछ रिलेटेड टू दी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो लगते हैं जूट एंड जूट रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर। किन किन स्टेट्स के लिए, आसाम, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। अब ये जब ग्रांट्स दी जाती हैं तो वो फॉर द पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस टाइम के लिए बेसिकली दी गई। बट दी सम्स वर चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड वर मेड टू द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। अब जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी काउंसिल इफेक्टिव एंड स्मूथ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन हो, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हो, उसके लिए लाया गया था। ठीक है, अब सेंटर स्टेट के बीच में कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, उसके लिए जीएसटी काउंसिल में पार्टिसिपेशन, कंसल्टेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन स्टेट का बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 279A जो कि एड किया गया बाय द फर्स्ट 101st अमेंडमेंट एक्ट। इस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा जीएसटी काउंसिल, याद रखना, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा जीएसटी काउंसिल। इस वाले आर्टिकल के अंदर एक्चुअली लिखा क्या है, वो लिखा ये है सरन मैम कि आर्टिकल 279A के अंदर जिस दिन आपका ये अमेंडमेंट एक्ट पारित हो जाएगा, जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिस दिन पारित हो जाएगा, उसके 60 दिन के अंदर प्रेसिडेंट को जीएसटी काउंसिल का गठन करना पड़ेगा, कर भी दिया है। ठीक है। अब ये कौन कौन से मैटर्स जो है वो रिकमेंड करती हैं, सेंटर एंड स्टेट के जॉइंट पार्टिसिपेशन से होता है ये जॉइंट फोरम है एक। अब इसे कौन कौन से मैटर्स पर डिस्कशन होता है कि टैक्सेस, सेज, सरचार्जेस जो लेवी कौन करेगा, सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज। ठीक है।
जो कि बेसिकली मर्ज हो चुके हैं जीएसटी के अंदर, वो वाला चीज़ है। उसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज दैट में बी सब्जेक्टेड टू द जीएसटी, और क्या क्या एग्जेम्पशन रखे जाएँ जीएसटी के। तो याद रखना कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और जो अल्कोहलिक हैं, उन प्रोडक्ट्स हैं, उन पे जीएसटी नहीं लगता अभी, ठीक है। सो वो ऐसा नहीं है कि उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया टोटली, नहीं। जीएसटी काउंसिल जिस दिन उसको रिकमेंड करेगी वो जीएसटी के अंदर वापस आ जाएंगे। फिलहाल तो 1 जनवरी 2022 से खुशखबरी 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 है कि जो जीएसटी है सिंपल क्लोथिंग्स टेक्सटाइल्स, ठीक है, इन सब पे बढ़ने वाला है, 5% से 12% होने वाला है। तो आपके लिए जो है थोड़ा सा महंगा होगा, आपके लिए, सबके लिए, हमारे लिए भी, राइट। नेक्स्ट, यस, मॉडल जीएसटी लॉज जो है उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी क्या होगा, और जीएसटी लेवी एंड सप्लाई किस तरीके से होगा, इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर हम बात करें जब। नेक्स्ट, डी पॉइंट है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स होगा ऑफ टर्नओवर बिलो विच गुड्स एंड सर्विस में बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी, वो थ्रेशोल्ड लिमिट भी जीएसटी काउंसिल ही जो है डिसाइड करेगी। द रेट्स इंक्लूड्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स विद द बैंड्स ऑफ जीएसटी, ठीक है, यानी कि इस लेवल के बाद फ्लोर टैक्स इससे ज़्यादा जो है जीएसटी नहीं हो सकता, इससे कम जीएसटी नहीं हो सकता। बात करते हैं एनी स्पेशल रेट और रेट्स फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड टू रेज एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलामिटी और डिजास्टर। इन सब जो मैटर्स है ना, उन सब पे डिस्कस करेगी आपकी जीएसटी काउंसिल। फाइनेंस कमीशन आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखो कि जो है आर्टिकल 280 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होगी जो कि प्रेसिडेंट हर 5वें साल इसको गठन करेंगे, और ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड देगी किन किन मैटर्स में, ये है सर में वो मैटर्स। पहला, कि किस तरीके से जो नेट प्रोसीड है, कितना रेवेन्यू सेंटर के पास है, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो सेंटर स्टेट के बीच में, ठीक है। तो उसका उसका रिकमेंडेशन कौन देगा, आपका फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल्स विच शुड बी गवर्न ग्रांट्स इन एड, कौन कौन से बेसिकली ग्रांट्स इन एड होंगे उसके प्रिंसिपल बेसिस पे अगर हम बात करें, तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा सेंटर के द्वारा, कंसोलिडेटेड फंड से होता ही है। सो वो रिकमेंड करेगा आपका फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट, द measures needed to augment the consolidated fund of the states to supplement the resources of the panchayat and municipalities in the state on the basis of, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, तो वो भी कौन करेगा आपका, ये जो आपके फाइनेंस कमीशन है। और ये बेसिकली अभी का नहीं है, ये पहले का ही प्रोविजन है जब आपके 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट आए थे। नेक्स्ट आता है एनी अदर मैटर जो प्रेसिडेंट रेफर करेगा एक अच्छे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, ठीक है, तो उस पर भी डिस्कशन होगा फाइनेंस कमीशन के अंदर, और फिर रिकमेंडेशन दी जाएगी प्रेसिडेंट को। 1960 तक, 1960 तक जो कमीशन है वो ये भी बताता था कि जो असम है, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल है, उनको कितना अमाउंट दिया जाए नेट प्रोसीड्स का, ठीक है। और बेसिकली जो एक्सपोर्ट ड्यूटी जिसकी हमने बात करी थी, जूट एंड जूट प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फाइनेंस कमीशन है उसको एज कह सकते हैं कि वो एक बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म का काम करती है, राइट। क्या, बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिजिकल फेडरलिज्म, फिजिकल फेडरलिज्म का जो वर्ड है वही आपका फाइनेंशियल से निकला है, राइट। अब स्टेट्स का बेसिकली प्रोटेक्शन किस तरीके से किया जाए स्टेट के इंटरेस्ट का, कि फेडरल स्ट्रक्चर भी का भी हानि ना हो और जो है स्टेट भी खुश रहे, तो उसके लिए फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स की ज़्यादा डिबेट्स हैं, एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट भी इसी में होता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर गाइडलाइंस है कि कुछ बिल्स जो हैं जो पार्लियामेंट में लाए जाएंगे वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस भी नहीं किए जा सकते। यानी कि प्रेसिडेंट पहले देखेगा कि स्टेट्स के इंटरेस्ट को हैम्पर तो नहीं किया जा रहा है ना, तभी तो असेंट देगा वो, किया चलिए ठीक है इंट्रोड्यूस कीजिए आप इसको, पास होने की बात अलग है। तो वो कौन कौन से मैटर्स है, पहला, उन तरह की टैक्सेस एंड ड्यूटी जो इम्पोज करेगी बाय द पार्लियामेंट जिसके अंदर स्टेट का इंटरेस्ट हो, ठीक है। सेकंड सेकंड हम बात करते हैं बिल विच वेरीज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन एग्रीकल्चरल इनकम विच आर डिफाइंड फॉर द पर्पस ऑफ इनेक्टमेंट्स रिलेटिंग टू द इंडियन इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस करना पड़ेगा इन एग्रीकल्चरल इनकम में एंड जो इनकम टैक्स लगाई जाती है जो अदर इनकम सोर्सेज है ऑल ओवर द इंडिया अदर देन द एग्रीकल्चरल इनकम। बिल जो बेसिकली उस चीज़ के लिए बनाया जाए जब मनी डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टेट्स के ऊपर, स्टेट्स के बीच में, सेंटर के बीच में, ठीक है। सो उस पर भी जो जो बिल बनेगा वो भी प्रेसिडेंट का सेंट नेसेसरी है। वो बिल जो कोई भी सरचार्ज को इम्पोज करेंगे या फिर
स्पेसिफाइड टैक्स लगाएंगे, ड्यूटी लगाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेंटर, ठीक है, जिसके अंदर स्टेट का इंटरेस्ट 100% होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि सरचार्जेस स्टेट्स की अगर बात करें तो वो उन सब्जेक्ट्स में होता है जिसमें आपके, क्योंकि सरचार्जेस और सेस जो है वो स्टेट भी लगा सकते हैं, ये याद रखना। अब यहाँ पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात फाइनेंशियल रिलेशन की, जब हम बात करते हैं कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जब बोरो करते हैं, पहला कि जो सेंटर गवर्नमेंट है वो बोरो कर सकती है इंडिया के अंदर भी या इंडिया के बाहर भी, प्राइवेट सेक्टर या कुछ भी हो, जैसे वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की हम बात करते हैं, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को सिक्योरिटी के तौर पर दे सकती है, ठीक है, यस, बट बोथ विद इन द लिमिट फिक्स्ड बाय दी पार्लियामेंट, लिमिट जो है फिक्स करनी पड़ती है और जो पार्लियामेंट उसको करती है, सो फार एज नो सच लॉ हैज़ बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, अभी तक उसकी इतनी हमको खास जरूरत हुई नहीं फील, इसलिए हमने लॉ बनाया भी नहीं। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के अंदर लेकिन अब्रॉड में लोन नहीं ले सकती, ठीक है, अगर उनको पैसे बोरो करने हैं तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को वो सिक्योरिटी के तौर पर रख के और आपके बेसिकली गारंटी देनी होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी बोरो कर सकती है, ठीक है, उसकी भी लिमिट जो है स्टेट लेजिस्लेचर फिक्स करती है, तो ये पॉइंट सेम है आपके, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लोन्स टू एनी स्टेट्स और गिव गारंटीज इन रिस्पेक्ट टू द लोन्स रेस्ड बाय एनी स्टेट, मान लीजिए कोई नहीं स्टेट ने लोन मांगा, सेंटर ने दे दिया, ठीक है। अब इन लोन्स के लिए जो है बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया जाता है, ठीक है, वहीं से जो है ये लोन के पैसे ट्रांसफर होंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो है बढ़िया प्रोविजन है, आप यहाँ पे पढ़ो, फंस सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। पहला कि स्टेट जो है विदाउट सेंटर की कंसेंट के लोन रेज नहीं कर सकते, सेंटर की कंसेंट इज मस्ट। अगर इफ देर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग और एनी आउटस्टैंडिंग एनी पार्ट ऑफ द लोन जो स्टेट ने पहले लिया हो लेकिन अब उसका कुछ पार्ट जो है अभी भी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि पे नहीं किया गया है, डिले है, ठीक है, ठीक है, अगर सेंटर को देना है तो बेसिक अब और अभी तक दिया नहीं है बेसिकली, सो और इन रिस्पेक्ट टू विच गारंटी हैज़ बीन गिवन बाय द सेंटर। अब बात करते हैं कि इमरजेंसीज के टाइम पे क्या होगा, इमरजेंसी जब लगेगी तब क्या, देखो हमने जनरल कंडीशन तो डिस्कस कर ली कैसे होता है, अभी तक हुआ है, ठीक है। जब नेशनल इमरजेंसी 352 के अंदर लगेगी, प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना रेवेन्यूज़ का सेंटर स्टेट के बीच में, उन सबको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट रिड्यूस भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं जो ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस होते हैं बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन द क्या, बेसिकली सेंटर ही देता है स्टेट्स को, है ना। सो सच मॉडिफिकेशन कंटिन्यूज कब तक रहेगा, टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द इमरजेंसी सीजेज टू ऑपरेट। देखो मान लीजिए जुलाई मंथ में अट गई आपकी इमरजेंसी, लेकिन अब जब कब तक ये ऑपरेशन में रहेगा, ये वाला जो रूल बनेगा और ये जो बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा किए गए मॉडिफिकेशंस हैं, ये आपके मार्च 31 तक रहेंगे, राइट, उस ईयर के फाइनेंशियल ईयर तक, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सेकंड, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती है तो आप सबको पता है क्या होता है आर्टिकल 360 के अंदर, कि सेंट्रल जो है डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को किसी मैटर में टू ऑब्जर्व द स्पेसिफाइड कैनन्स ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, उसके अलावा टू रिड्यूस द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ स्टेट एम्प्लॉयज़, ठीक है, एंड रिजर्व ऑल द मनी बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसेंट। तो ये सब बातें जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस लेसन में हम इतना रखते हैं, अगले लेसन में देखेंगे ट्रेंड्स क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशंस के करंट ट्रेंड्स क्या है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो अगले लेसन में मिलते हैं, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे, एंड गाइस प्लीज़ जो है शेयर करें इनको जितना हो सके।